मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं, उनको उनके सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संस्कृत गद्य काव्य में बाण भट्ट का हर्षचरित इस विषय वस्तु पर अध्ययन करेंगे। अर्थात आज की विषय वस्तु है संस्कृत गद्य काव्य में बाण भट्ट का हर्षचरित। लौकिक संस्कृत गद्य साहित्य में अभिलेखों के बाद जिस अलंकृत तथा कृत्रिम गद्य शैली को सुबंधु ने पल्लवित किया, उसका प्रौढ़ एवं प्रांजल रूप बाण भट्ट की कृतियों में सहज उपलब्ध है। सुबंधु के पथ के पथिक होने पर भी बाण भट्ट में ऐसी अनेक निजी खूबियां हैं जो उन्हें गद्य सम्राट के सिंहासन पर पहुंचा देती हैं। हर्षचरित बाण की प्रथम गद्य रचना है और आख्यायिका के लक्षणों से युक्त है। इसमें 8 उपच्छ्वास हैं। प्रथम 3 उपच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा वर्णित है तथा शेष में हर्षवर्धन का जीवन चरित। इसके अतिरिक्त हर्ष के आदि वंशज पुष्पभूति, पिता प्रभाकर वर्धन, अग्रज राज्यवर्धन और अनुजा राज्यश्री का जीवन वृत्त निरूपित है। चतुर्थ उपच्छ्वास में स्थानीश्वर प्रभाकर वर्धन तथा उनकी महिषी यशोवती के काव्य में यशोगान के बाद उनके पुत्र राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन और पुत्री राज्यश्री के जन्म का वर्णन है। रानी यशोवती का भाई अपने पुत्र भंडी को राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का नर्म सखा बनाता है। बाद में राज्यश्री का विवाह मौखरी ग्रह वर्मा से वर्णित है। पंचम उपच्छ्वास में हूणों को जीतने के लिए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन प्रयाण करते हैं, किंतु पिता की बीमारी की बात सुनकर रास्ते से ही लौट आते हैं। पति को मरणासन देख रानी यशोवती सती हो जाती है। बाद में सम्राट की मृत्यु हो जाने पर शोकाकुल प्रजा का करुण क्रंदन वर्णित है। षष्ठ उपच्छ्वास में राज्यवर्धन के लौटने, श्रीहर्ष को शासन तंत्र सौंपने, ग्रह वर्मा की छाया एवं मालव नरेश द्वारा राज्यश्री के बंदी बनाए जाने का समाचार सुनकर मालव नरेश से बदला लेने के लिए प्रस्थान करने तथा मालव नरेश को पराजित करने के बाद शशांक के द्वारा राज्यवर्धन के छल से मारे जाने के अनंतर श्रीहर्ष द्वारा इन सबों से बदला लेने की गंभीर प्रतिज्ञा का निरूपण है। सप्तम उपच्छ्वास में श्रीहर्ष की विजय यात्रा, मालवराज पर विजय तथा भंडी द्वारा मालवराज की सेना की पराजय के बाद वहां के खजाने पर अधिकार का वर्णन। अष्टम उपच्छ्वास में श्रीहर्ष विंध्याटवी में प्रवेश कर एक सबर युवक की सहायता से राज्यश्री को खोजने के क्रम में दिवंगत राजा ग्रह वर्मा के बाल सखा एवं महान तपस्वी दिवाकर मित्र के आश्रम में पहुंचता है। वह आश्रम सभी धर्मों, संप्रदायों तथा शास्त्रों का संगम स्थल है। सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति उस बौद्ध सन्यासी दिवाकर मित्र से श्रीहर्ष राज्यश्री के बारे में पूछते हैं। उसी समय एक वैखानस बटु पास ही निसर्ग साध्वी और दीप शिखा सी दमकती एक तपस्विनी के अग्नि में प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त होने की सूचना देता है। दिवाकर मित्र श्रीहर्ष को एक दिव्य मणि प्रदान करते हैं जो न केवल शरीरगत पीड़ा को दूर करता है अपितु उसके मन मंदिर में एक अमोघ ज्योति प्रज्वलित कर देता है। राज्यश्री को साथ लेकर श्रीहर्ष गंगा तट पर अपने शिविर में लौटते हैं। वहाँ परस्पर वार्तालाप के क्रम में ही ग्रंथ की समाप्ति होती है। हर्षचरित के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बाण भट्ट न केवल आगमों और शास्त्रों के पारदृश्वा थे अपितु 64 कलाओं के मर्मज्ञ और समस्त विद्याओं में पारंगत होने के साथ विविध रसों के वर्णन में सिद्धहस्त भी थे। हर्षचरित के स्कंधावार वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, प्रभाकर वर्धन और यशोवती के दाम्पत्य वर्णन, प्रभाकर वर्धन के दिवंगत होने पर शोक निरूपण, युद्ध चित्रण तथा दिवाकर मित्र के शांत आश्रम के वर्णन आदि के पर्यवेक्षण से श्रीहर्ष की बहुमुखी प्रतिभा का ज्ञान होता है। धन्यवाद।